इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। चलिए जानते हैं 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें सुनकर आपकी सोच हिल जाएगी। थर्टीन्थ सेंचुरी में लिखी गई कोडेक्स गीगास नाम की किताब को लोग डेविल्स बाइबल कहते हैं। कोडेक्स गीगास यानी कि जायंट बुक। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट है, इतनी बड़ी कि इसे एक इंसान अकेले उठा भी नहीं सकता। कहा जाता है कि 13th सेंचुरी में बोहेमिया के एक आश्रम में एक भिक्षु ने बहुत बड़ा पाप किया था। उसका क्राइम इतना सीरियस था कि आश्रम के नियमों के हिसाब से उसे जिंदा ही दीवार में चुनवाकर सज़ा दी जानी थी। ये सबसे भयानक सज़ा में से एक थी। भिक्षु ने दया की भीख मांगी और कहा कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। उसने अपने आश्रम के हेड से वादा किया कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वो एक ही रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें पूरा बाइबल होगा। साथ ही उस वक्त की सारी ज्ञान विद्या, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस और धार्मिक बातें शामिल होंगी। यानी वो एक ऐसी बुक तैयार करेगा जो आश्रम और पूरी दुनिया के लिए हमेशा अमर योगदान रहेगा। आश्रम के लोग जानते थे कि ये काम इम्पॉसिबल है, फिर भी उन्होंने शर्त मान ली। लेजेंड्स कहते हैं जब रात गहराने लगी तो भिक्षु को एहसास हुआ कि वो ये काम कभी अकेले पूरा नहीं कर पाएगा और मजबूरी में उसने शैतान को पुकारा। शैतान ने उसकी प्रेयर सुनी और कहा कि वो इस किताब को पूरा करने में मदद करेगा। बदले में भिक्षु को खुद को शैतान को सौंपना होगा। उस मॉन्क ने ये सौदा मान लिया। रात भर में किताब तैयार हो गई। ये किताब इतनी बड़ी थी कि इसे गीगास यानी जायंट बुक कहा गया। इसमें लगभग 310 बड़े पन्ने हैं जो गधे की खाल से बने हैं। इसका वजन लगभग 75 किलो है और ऊंचाई 3 फीट से ज़्यादा है। इसमें बाइबल के साथ साथ हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस और रिलीजियस बातें लिखी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक पूरा पन्ना सिर्फ शैतान की बहुत बड़ी तस्वीर से भरा हुआ है। इसी वजह से इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि इसे असल में एक इंसान ने लिखा या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी किताब को तैयार करने में लगभग 20 से 30 साल लगते। पर कहानी कहती है कि भिक्षु और शैतान के सौदे से ये किताब एक ही रात में तैयार हुई। आज भी ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में सुरक्षित रखी हुई है। मैक्सिको के ग्वानाजुआटो शहर में 19th सेंचुरी में कुछ अजीब ममीज़ मिली। ये ममीज़ बाकी सभी ममीज़ से अलग थी। आमतौर पर ममीज़ शांत चेहरे वाली होती है, लेकिन इन ममीज़ के चेहरे ऐसे हैं जैसे मौत के समय वे दर्द और डर से चीख रही हो। किसी का मुंह इतना खुला है कि लगता है मानो वो अभी भी मदद के लिए पुकार रहा हो। कहते हैं कि मैक्सिको में उस वक्त कॉलेरा की महामारी फैली थी। जल्दी जल्दी दफनाए गए लोगों में से कुछ शायद जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिए गए और जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसी हालत में उनकी मौत हो गई। ये ममीज़ आज म्यूज़ियम में रखी हुई है और देखने वालों को रूह कपा देने वाला अनुभव देती है। सवाल वही है, क्या ये कोई साइंटिफिक कारण है या फिर इन ममीज़ पर किसी श्राप का असर? मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। इराक की प्राचीन उबैद सिविलाइजेशन करीब 7000 साल पुरानी मानी जाती है। इस सभ्यता की खुदाई में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जिन्होंने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। ये मूर्तियां इंसान जैसी दिखती है, लेकिन इनके सिर छिपकली या सांप जैसे हैं। कुछ मूर्तियां औरतों की है जो बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन चेहरा फिर भी छिपकली जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि 7000 साल पहले लोगों ने ऐसे फिगर्स क्यों बनाए? क्या उन्होंने किसी ऐसे असली क्रीचर को देखा था या फिर ये उनके गॉड की पूजा का तरीका था? हिस्टोरियंस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन ये मूर्तियाँ आज भी इस बात का सबूत है कि अतीत में हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अजीब चीज़ें घट चुकी है। नाइनटीन 47 में डेड सी के पास कुछ बकरी चराने वाले लड़कों को गुफाओं में एंशिएंट टेक्स्ट मिले। इन्हें डेड सी स्क्रॉल्स कहा गया, लेकिन इनमें से एक स्क्रॉल बाकी सब से अलग था।
ये स्क्रॉल तांबे पर खुदा हुआ था, जिसे कॉपर स्क्रॉल नाम दिया गया। इस स्क्रॉल की सबसे अजीब बात ये थी कि इसमें धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि खजाने का पूरा नक्शा था। इसमें 60 से ज़्यादा जगहों का जिक्र था, जहाँ सोने और चांदी के खजाने दबे बताए गए थे। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट आज तक इस खजाने को ढूंढ नहीं पाए। कई बार खुदाई की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में खजाने का नक्शा है, या फिर ये किसी प्राचीन समाज की गुप्त भाषा है जो अब कोई समझ ही नहीं पा रहा। 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कॉपर स्क्रॉल का राज आज भी अनसुलझा है। 1900 में ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड एंटिकथेरा के तट पर ग्रीक डाइवर्स का एक ग्रुप सी स्पंज का शिकार कर रहा था, और उन डाइवर्स को रोमन एरा के एक ट्रेडिंग शिप का मलबा हाथ लगता है। उस शिपरैक पर बेशकीमती आर्कियोलॉजिकल सामान था, जैसे कि कीमती मूर्तियां, मार्बल स्टैच्यूज, सुंदर कांच के बर्तन, कॉइन्स, ज्वेलरी और एक ऐसा डिवाइस जिसने एंशिएंट लाइफस्टाइल की थ्योरी को ही पलट कर रख दिया। ये एक जंग लगा हुआ लकड़ी और मेटल का बॉक्स था, जो एक घड़ी के जैसा दिखाई दे रहा था। इसमें बहुत सारे गेयर लगे हुए थे, जिन्हें काफ़ी सफाई से बनाया गया था, जो कि आज की एडवांस्ड मशीनरी से बनाने में भी काफ़ी मशक्क़त लगती है। आर्कियोलॉजिस्ट को ये तो पता था कि ये मेटल का टुकड़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्या है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। 1951 में साइंटिस्ट डेरेक जॉन डी सोला प्राइस ने उस डिवाइस पर रिसर्च कर ये पता लगाया कि ये एक एंशिएंट ग्रीक कंप्यूटर था, जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म था जो कि सन, मून और दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशंस को बताता था। लेकिन एंशिएंट ग्रीक सेलर्स को इस एनालॉग कंप्यूटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी? असल में चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती है, जिसमें शिप को कंट्रोल करने में कैप्टन को दिक्कत होती थी, और इसी वजह से वो लोग तब ही आगे बढ़ते थे जब चांद समंदर से या अर्थ से दूर होता था। ये 2000 साल पुराना एनालॉग एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर ना सिर्फ चांद की बल्कि दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशंस को भी बताता था, और फ्यूचर में प्लैनेट्स की आने वाली लोकेशंस को भी प्रिडिक्ट करता था, जिससे ग्रहण और दूसरी यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता चलता था। लेकिन इसके कुछ गैर और हिस्से गायब है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्रीक के लोगों ने और भी मशीनें बनाई थी जो अब हो चुकी है? जो भी हो, लेकिन भाई गजब का दिमाग था इन लोगों के पास। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।